नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार के साथ साथ जी बिजनेस भी देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिमायती रहा है। हमने समय समय पर सरकार से कंप्लायंसेस कम करने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई है। सरकार ने हमारी बात सुनी भी, लेकिन कारोबारियों के लिए डगर अभी भी कठिन बनी हुई है। एक ताजा स्टडी आई है। इस स्टडी में यह सामने आया है कि देश में व्यापार कानूनों से जुड़ी हुई 26,000 से ज्यादा ऐसी धाराएं हैं जिनमें कारोबारी को जेल तक का प्रावधान है, और ये धाराएं कारोबार के लिए बड़ी अड़चन है स्वाभाविक रूप से। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए कंप्लायंसेस और ऐसे कठोर कानूनों से निजात पाना कितना जरूरी है, और ऐसे कानूनों की जरूरत क्या है। दशकों पुराने इन कानूनों का आज के संदर्भ में क्या औचित्य है, और अगर औचित्य नहीं है तो फिर सरकार इन्हें हटा क्यों नहीं रही है। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि इस रिपोर्ट में क्या है, और लौटेंगे मेहमानों के साथ। एक तरफ सरकार देश की इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए कारोबार के तौर तरीकों को आसान करने में जुटी हुई है, तो वहीं व्यापार कानूनों की जटिलताओं के चलते देश में कारोबार करना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि सरकार इन कानूनी बाधाओं को दूर करने में जुटी हुई है। इसके चलते कुछ फायदे भी हुए हैं। मसलन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड रैंकिंग में हम तेजी से ऊपर चढ़े, लेकिन कारोबार को लेकर अब भी तमाम कानूनी अड़चनें बनी हुई हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और टीम लीज रेक्टेक ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि देश में व्यापार से जुड़े 1536 कानून हैं और इनसे जुड़ी 69,000 धाराएं हैं जो राज्यों और केंद्र से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन कानूनों में से 26,000 से ज्यादा ऐसी धाराएं हैं जिनमें जेल तक की सजा का प्रावधान है, और इसका गाहे बगाहे कॉरपोरेट जगत और कारोबारियों पर इस्तेमाल भी किया जाता है। देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर व्यापार कानूनों से जुड़ी ऐसी 1,000 से ज्यादा धाराएं हैं। इनमें जेल तक की सजा है। यही नहीं, 5 धाराओं में से 2 में कम से कम 1 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। गुजरात में जहां ऐसी धाराओं की संख्या 1450 से ऊपर है, वहीं पंजाब में इसकी संख्या 1300 के करीब, महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा, कर्नाटक में लगभग 1200 और तमिलनाडु में इसकी संख्या 1000 के ऊपर है। इनमें से कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जिनमें मामूली सी चूक, धोखाधड़ी करने या खुद को बचाने के लिए जानबूझकर किए गए कामों पर सजा का प्रावधान है। यहां तक कि कारोबार से जुड़ी रिपोर्ट को देरी से या जानबूझकर गलत फाइलिंग करने में राजद्रोह तक के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसी धाराएं किसी भी देश में कारोबारी माहौल के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। बड़े कारोबारियों से इतर छोटे और लघु उद्योगों के लिए भी कारोबार करने की राह आसान नहीं है। खासकर जिन छोटे और मझोले उद्योगों में 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां 500 से लेकर 900 तक ऐसी आपराधिक धाराएं हैं जिनसे निपटने के लिए एमएसएमईज को हर साल 12 से 18 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। इस सब के बावजूद 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का बड़ा स्टार्टअप मार्केट बन चुका है। स्टार्टअप इंडिया की कोशिशों के चलते ही ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत अब 46वें स्थान पर आ गया है, 2015 में जबकि हम 81वें पायदान पर थे। ताजा इकोनॉमिक सर्वे में खुलासा हुआ है कि 2016-17 में जहां सिर्फ 733 नए स्टार्टअप्स खुले थे, उनकी तादाद 2021-22 में 14,000 हो गई है। फिलहाल सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कोशिशें जोरों पर हैं। 2,500 के करीब ऐसी व्यापार धाराएं हैं जिनको हटाने का मन सरकार ने बनाया है, और यह आज के दौर में प्रासंगिक भी नहीं है। लेकिन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अभी भी हजारों गैर जरूरी और बेहद कड़े नियमों को हटाने या उन्हें आसान करने की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में किन सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी, उन सवालों को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सवाल तो यही है कि कारोबार में कितनी अड़चन डालते हैं इस तरह के सख्त कानून। यह है आज का हमारा पहला सवाल। कितनी बड़ी मुश्किल है ये कारोबारी के लिए। दूसरा हमारा सवाल होगा कि सख्त कानून और ढेर सारे कंप्लायंसेस की जरूरत आखिर क्यों है, क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया, आगे भी चर्चा करेंगे क्यों है ये मौजूद आज की डेट में इस तरह के कानून, इस तरह की धाराएं। और तीसरा हमारा आज का सवाल होगा कि कानून अगर आसान हुए, कंप्लायंसेस कम हुए, तो फिर कारोबार में कितनी तेजी आ सकती है। जो लक्ष्य सरकार का है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का,
उसमें कितनी तेजी से ये हम सफर तय कर सकते हैं अगर कंप्लायंस कम हुए और उस तरह के कानून नहीं हुए। तो ये है आज के हमारे 3 सवाल। अब आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। बहुत ही खास मेहमान आज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि अग्रवाल, सीईओ हैं टीम लीज रेगटेक के, और इस रिपोर्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्स। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। इसके अलावा हमारे साथ हैं आरएस लूना साहब, मैनेजिंग पार्टनर है अलायंस लॉ के। लूना सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ हैं सुधीर सिंह, फेलो मेंबर हैं स्पिरिट के, यानी कि इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल के। सुधीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। ऋषि जी, मैं सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। बधाई आपको, बहुत शानदार रिपोर्ट आपने पेश की है सर। इससे पहले भी कंप्लायंसेस को लेकर जो आपने रिपोर्ट लेकर जो आए थे, उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा। कम से कम हम लोगों को ये समझने में आसानी हुई कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में किस तरह के पेन पॉइंट्स हैं कानूनों को लेकर। अब ये जो आपने ये रिपोर्ट लाई है सर, 26,000 से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेज हैं सर, ये क्यों हैं? क्रिमिनलिटी ये आ कहाँ से रही है? सरकार बात बात कहती है कि हम डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज को करेंगे, हमारे बकेट में है, हमारी विश लिस्ट में है, तो ये हो क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह के कानून क्यों मौजूद हैं आखिर? तो दीपक जी, कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं आज कार्यक्रम के स्टार्ट में। मैं उन आंकड़ों को एक बार दोहराऊंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज उद्योगपतियों पर 1536 कानून लागू होते हैं। इन कानूनों में कुल मिला के 69,233 कंप्लायंसेस हैं। नाउ, किसी एक व्यक्ति या उद्यमी को ये सारे कंप्लायंसेस नहीं लगते हैं। ये आपके बिजनेस, किन लोकेशंस में आप काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, किस तरह का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, किस तरह का एस्टैब्लिशमेंट है, इन सब चीजों पर आधारित है कि आप कितने कंप्लायंसेस लागू होते हैं। लेकिन 26,000 ऐसी धाराएं हैं जहां की उद्यमी जेल जा सकता है। एक छोटा उद्यमी जो कि 100 से 150 आदमियों की या मजदूरों की या वर्कर्स की एक कंपनी चलाता है, उसको करीबन 500 से लेके 1000 कंप्लायंसेस लागू होते हैं। इन 500 से 1000 में 37% दीपक जी ऐसे कंप्लायंसेस हैं जिसमें कि कारावास पॉसिबल है। अब बात की जाए कि ये कानून कब बने थे, इनमें से ज्यादातर कानून लेबर से हैं। वाइल लेबर सिर्फ 30% है कानूनों के नंबर्स के बेसिस पे, लेकिन जेल टर्म के बेसिस पे देखा जाए तो करीबन 68%, 26,000 में से 68% जो कानून है वो लेबर लॉज में से आते हैं। उनमें भी सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेंट है, कंट्रीब्यूटर है, वो फैक्ट्रीज एक्ट है। इन 3 कानूनों में से हर 3 कानूनों में से एक कानून फैक्ट्रीज एक्ट से आता है। तो आप देख सकते हैं कि देश में जो कारोबारी है, व्यवसायी है, उद्यमी है, अगर वो आज मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो देश में कितनी हॉस्टिलिटी है हमारे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कि हर 3 कानून में जिसमें कारावास है, एक फैक्ट्रीज एक्ट में से आता है। अगर आंकड़ों को दूसरे तरीके से देखा जाए तो 80% ये जो कानून है वो राज्यों में से है और करीबन 20% केंद्र में से है। इनमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंस के टाइम के बने हुए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट अगर देखा जाए तो 1948 में ओरिजिनली बना था और उसमें बहुत छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं पिछले 75 या 74 सालों में। कोडिफिकेशन की एक्सरसाइज काफी सालों से चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा ने उसको अपना अप्रूवल भी दिया है, लेकिन अभी भी हम दूर है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से। तो जो चीजें उस समय प्रासंगिक थी 1948 में जब देश आजाद हुआ था, पब्लिक सेक्टर बड़ा था, प्राइवेट सेक्टर बहुत छोटा था, देश के उद्योगपतियों के पास ना कैपिटल थी ना सोफिस्टिकेशन था, जो कानूनों की जरूरत उस समय महसूस की गई थी, आज वो जरूरत नहीं है और इस पर बहुत तेजी से काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फटाफट से लूना सर के पास चलना चाहूंगा। लूना सर, जैसा कि ऋषि जी ने भी कहा कि ये आजादी से पहले के कानून हैं, उनका रिलेवेंस आज की डेट में क्या है ये किसी के लिए समझने की ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और हम उस सेक्टर के लिए इतने कड़क कानून, इतने इररिलेवेंट कानून ला रहे हैं जो 27, 28, 30% का आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये सर, ये इग्नोरेंस है, जानबूझकर ऐसा हो रहा है, या तंत्र ही ऐसा उलझा हुआ है कि सरकारें चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही? नहीं, ऐसे है कि मैं एग्री करता हूं कि बहुत सी चेंजेस की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर हिस्टोरिकली देखें
तो ये प्रोसेस लिबरलाइजेशन की है 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम इशू हुआ, और उसके बाद सरकारें कहीं आई कहीं गई, लेकिन ये लिबरलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो चल ही रही है और चलती जा रही है। उस प्रोसेस में काफ़ी लॉज अमेंड किए हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये आप एक्सपेक्ट करें कि भाई लॉज में कोई पीनल प्रोविजंस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ऑन वन हैंड जब कारोबार करने की आज़ादी एक फंडामेंटल राइट है, ऑन द अदर हैंड लॉ ऑल्सो रिक्वायर्स कि लोगों की सेफ्टी रहे, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन रहे, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, इन्वायरमेंट सेफ रहे सब लोगों के लिए। तो इन चीज़ों के लिए कंप्लायंसेस, अप्रूवल्स, फाइलिंग्स, डिस्क्लोजर्स, ये सब ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी कारोबार जो है वो अल्टीमेटली कानून के तहत ही होना चाहिए। यही सबके लिए अच्छा है, क्योंकि कानून के बाहर जो भी कारोबार होगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन कानून ऐसा भी नहीं हो कि जिसकी वजह से कारोबार करने में दिक्कतें बढ़ जाए। जहाँ भी दिक्कतें बढ़ती हैं मेरे ख्याल में वो रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि लॉ का ऑब्जेक्ट जो है वो बिजनेस को फैसिलिटेट करना है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है लूना सर। मैं फटाफट से ऋषि सर के पास ही वापस जाना चाहूंगा। ऋषि जी देखिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपको काम करने की आजादी दे दी जाए और बिना किसी कानूनी दायरे में। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 26,000 से ज्यादा ऐसे कानून जिनमें जेल का प्रावधान है वो जरूरी हो, ताकि लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल माहौल बनाया जा सके, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें जवाबदेही भी तय हो। कुछ ऐसे कानून हैं क्या जिसका एग्जाम्पल आप दे पाए कि ये जाति के रूप में है, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीपक जी। आप हमारी जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमने कहीं नहीं कहा कि 26,134 को एलिमिनेट किया जाए। हमने उन कानूनों को दो हिस्सों में बांटा है, प्रोसीजरल और टेक्निकल। जो कि लैप्सेस हैं उनको एक कैटेगरी बनाया है, और जो इंटेंट के साथ, इंटेंट टू स्टील, इंटेंट टू फ्रॉड, इंटेंट टू रॉब, इंटेंट टू किल, ऑल ऑफ दोज हैं, उनको दूसरी कैटेगरी में डाला है। आप देखेंगे 30 से 40% इनमें से ऐसे कानून हैं जहां टेक्निकल लैप्सेस या प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से एक कारोबारी जेल जा सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर आपको कैंटीन में हर 3 या 4 महीनों में इनर वॉल्स को पेंट कराना है, या आपको स्पिटून्स, थूकदान प्रदान करने हैं, या आपको कैंटीन कमेटी का गठन हर दूसरे साल में करना है, ये ऐसे प्रोसीजरल कंप्लायंसेस हैं कि अगर आप इनको मिस कर जाते हैं तो सीधा जेल टर्म का प्रावधान है। अगर आपने किसी एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट अपने नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाया है तो आप 1 से 3 सालों के बीच में अलग अलग एक्ट्स में जेल जा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत दूसरे माध्यम भी आ गए हैं। ईमेल से लेके, व्हाट्सएप से लेके, डिजिटल नोटिस बोर्ड से लेके, ऐसी कई सुविधाएं हैं जो 19वीं 20वीं शताब्दी में हमारे पास नहीं थी। बिल्कुल। तो आज जब ये चीजें चेंज हो रही हैं तो एक डिस्प्ले, एक्ट का डिस्प्ले ना लगाने की वजह से आप उद्योगपति को कारावास में नहीं भेज सकते। ऐसे 30 से 40% कानून हैं जिनको कि हम चाहेंगे कि लॉ कमीशन देखे, आइडेंटिफाई करे और इनको फाइनेंशियल पेनल्टीज में कन्वर्ट करे। हमारा कहीं रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उद्योगपति को पिनलाइज ना करें और उनको कोई भी काम करने दें। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। अगर कोई गलत काम होता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान बिल्कुल हो, जितनी सख्त से सख्त सजा हो, जो नजीर बन सके, वो प्रावधान होने आवश्यक हैं। लेकिन ऐसे प्रावधान जिनकी कोई जरूरत नहीं है या जो बचकाने से आज की डेट में लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कई बार कह चुके हैं कि भाई हम आगे बढ़ने हैं, इतने पुराने लॉज हैं उनको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लॉज जो बचकाने, जो इररिलेवेंट है, उनको तो हटाया जा सकता है। सुधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स जिस पर आपने फोकस किया है ऋषि सर इस पूरे रिपोर्ट में, उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सुधीर, आप बताइए, ये रिपोर्ट हमको तो बड़ा चौंकाती है, लेकिन आप क्योंकि उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, आप लोगों को पता है ये इस तरह के ऑलरेडी लॉज हैं और इनको सुधारना, कंप्लायंसेस को कम करना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल पता है और हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा इस पे स्टार्टअप के और एसएमई के पहलू पे आना चाहूँगा। जी।
हालांकि हमारे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी काम हुआ, और आप जैसे बता रहे थे कि रैंकिंग हमारी अभी बहुत अच्छी हो गई है पिछले कुछ सालों में ही हुई है। 2014 के बाद लगातार ठीक होती जा रही है। लेकिन वो जो रैंकिंग है, वो ईज़ ऑफ जो डूइंग बिजनेस है, वो बड़े या एमएनसीज़ को यहाँ पे स्थापित करने के लिए लागू ज़्यादा होती है। स्टार्टअप्स और एसएमईज़ के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब आप देखेंगे कि हम तीसरे नंबर पर स्टार्टअप की इकनॉमी बन गए हैं, लेकिन जो 80 लगभग यूनिकॉर्न्स हैं, उसमें से 50 से 60% जो है वो विदेश में इनकॉर्पोरेटेड है। क्यों इनकॉर्पोरेटेड है? क्योंकि वहाँ फंडिंग आसानी से मिलती है। क्यों फंडिंग आसानी से मिलती है? क्योंकि वहाँ का कानून सरल है। ठीक है। दूसरी बात, वहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ईजी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से वो इजीली ऑपरेट कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हम बहुत रोजी पिक्चर है कि हम तीसरी इकोनॉमी है स्टार्टअप में, लेकिन उसमें यूनिकॉर्न में कितने परसेंटेज बाहर आपके एस्टेब्लिश हो रहे हैं, आप वो देखिए। इसके लिए हमने सरकार से कई बार आवेदन करा है, और हमारे लगभग 20-21 पॉइंट्स अभी हैं जो हम पुटअप कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए ईज़ कर दें। बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत उसमें काम भी नहीं करना है, लेकिन हमें मालूम है कि ये हैं बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे अभी आप लेबर लॉ की बात कर रहे थे। अब स्टार्टअप का जो व्यवहार होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि स्टार्टअप शुरू में बहुत कम लोग होंगे, और अचानक हो सकता है 50 लोग हो जाएं, 100 लोग हो जाएं। लेकिन स्टार्टअप कई बार चैलेंजेस फेस करती हैं, और हो सकता है वो 50 लोग से फिर से 10 लोग हो जाएं। तो अगर आप जस्ट एक ईपीएफओ का कानून देखेंगे, पीएफ का, तो उसमें 20 लोग से ऊपर होते ही आपको रजिस्टर करना पड़ता है। बिल्कुल। एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो आप अगर 20 से 10 हो गए तो बाहर नहीं निकल सकते। बड़ी परेशानी है। तो ये क्या बहुत मुश्किल कानून है ठीक करने के लिए? बहुत सरल कानून है। ठीक है। इसी तरह से जितने चेंज ऑफ एड्रेसेस वगैरह होते हैं, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन गवर्नमेंट बना सकती है। एक स्विच से सब कुछ चेंज हो सकता है। तो हमने स्टे इन इंडिया चेकलिस्ट एक सरकार को दी हुई है। उस स्टे इन इंडिया चेकलिस्ट का पर्पस ये है कि स्टार्टअप्स के लिए और एसएमईज के लिए, और जो बिजनेस भारत को अगले आईटी सर्विसेज के जो आईटी सेक्टर है उसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की वे में आगे लेके जाएंगे, उसको कैसे सरल किया जाए। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में कारोबार करना लगातार आसान तो हो रहा है, लेकिन आज भी ऐसे हजारों कंप्लायंसेस हैं, हजारों ऐसे क्लॉजेस हैं जो एक कारोबारी के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, नाइटमेयर से कम नहीं है। और इनको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। लूना सर, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। इस रिपोर्ट का सर एक और दूसरा पक्ष है। अभी सुधीर सर ने बताया कि भाई यूनिकॉर्न्स आप बताते रहे हो कि 83 हैं, लेकिन उनमें से कितने यहाँ हैं, कितने बाहर क्यों काम कर रहे हैं, उनकी कहानी आपने बताई। लेकिन ये एक और रिपोर्ट में एक और पहलू ये आता है कि छोटा मोटा कारोबार आप कर रहे हैं, 10-20 अगर आपके एम्प्लॉय तो कोई बात नहीं, फिर भी कंप्लायंसेस इतनी नहीं है। लेकिन कारोबार जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे, कंप्लायंसेस का शिकंजा कसता रहेगा, और 150 के एम्प्लॉय से ऊपर, तो जैसा ऋषि जी ने शुरुआत में ही कहा कि 1000 कंप्लायंसेस हैं जिनको सुलझाते सुलझाते एक एमएसएमई का एक आदमी 18 लाख रुपए सालाना खर्च कर रहा है सर। ये उस पर आर्थिक बोझ भी डालता है। तो यानी कि आप डिस्करेज कर रहे हैं कि आप कारोबार को मत फैलाइए इन कानूनों के बाद? नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आई विल नॉट एग्री विद यू दैट वे, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जो बहुत बड़े कारोबार हैं वो बहुत बड़े लोगों के लिए चुनौती, थ्रेट भी बन सकते हैं। आज के दिन में आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप अगर नहीं ऐसे लॉज बनाते हैं तो आपकी एनवायरनमेंट सारी इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए ये कहना कि भाई खाली लॉज की वजह से ही सब कुछ रुक रहा है, आई डोंट थिंक दैट इज अ पोजीशन। हाँ, ये है कि भाई जहाँ पे अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस है, कॉस्ट बढ़ गई है, बिजनेस करने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो सब चीजों को रोकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैं सेबी में था, एक टाइम था जब मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए खाली 5 लाख रुपए मैक्सिमम पेनल्टी थी, और लोग ये वायलेशन शरेआम करते थे और बोलते थे कि हमने किया, ये ले 5 लाख रुपया और मामला खत्म करो।
ये रीजन था कि भाई वो पेनल्टी अमाउंट को बढ़ाना और जेल के प्रोविजन डालना, ये एक लॉजिक था उसके पीछे। हाँ। तो ये कह के चले कि भाई इम्प्रिजनमेंट का या हाई फाइन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, फायदा नहीं है, ये भी गलत होगा। जी सर, आपकी बात मैं समझ गया सर। मैं ऋषि जी की बात फटाफट जाना चाहूंगा। देखिए, लॉज कोई भी आता है सर तो उसको एक टूल ऑफ डिटरेंस की तरह रखा जाता है कि अगर आपने गड़बड़ की तो देखिए रूल ऑफ लॉ है और ये टूल ऑफ डिटरेंस हमारे पास इस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें आपको स्मार्ट मूव्स करने पड़ेंगे और बदलते दौर में आपका 5 ट्रिलियन तक ले जाना है तो फिर इस तरह के नियम बनाए जाएं कि कंप्लायंसेस भी रखें, वो सरल भी हो, उसमें खर्चा भी कम हो और डिटरेंस भी बनी रहे। यही स्मार्ट मूव होगा ऋषि जी? बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने, और मैं लूना साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कंप्लायंसेस को खत्म नहीं किया जा सकता, उनको रैशनलाइज किया जा सकता है सो दैट कि वो रास्ते का रोड़ा ना बने, लेकिन जो कंट्रोल है वो दे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं पीयूसीज का, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। हर व्हीकल को आज भी पीयूसी लेना पड़ता है। एनवायरनमेंट की दशा से एक बहुत अच्छा मूव है। 2 तरीकों से किया जा सकता था, या तो सरकार अपने सेंटर्स खोलती और पीयूसी के सर्टिफिकेट्स देती, जहां पे कि बहुत कम सेंटर्स खोल पाती क्योंकि सरकारों के पास कभी इतना पैसा नहीं होता कि अनलिमिटेड कैपिटल लगाएं और क्रिएट करें कैपेसिटी। इंप्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट कैपेसिटी हमेशा कम होती है। अब आप देखें जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान में पीयूसी इंप्लीमेंट किया है, हमने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाया, मशीनें दी और बहुत ही सूक्ष्म व्यापारियों, मतलब सूक्ष्म जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जनरेट किया, और ऐसे हजारों सेंटर्स देश में खुल गए और हजारों लोगों को स्वरोजगार मिला, जिसके माध्यम से आज कन्वीनियंस भी है सभी को और जो हमको एनवायरनमेंट गोल्स हैं हम उसको भी ले पाते हैं। तो कंट्रोल हमने डाइल्यूट नहीं किया है, लेकिन कंप्लायंस का जो आउटकम है वो मिल रहा है। लेकिन अगर आज मैं आपको एग्जांपल दूं लिफ्ट कंप्लायंस के या डीजी सेट के कंप्लायंसेस के, तो 2-2 महीने लग जाते हैं, इंस्पेक्टर आ नहीं पाता क्योंकि इंस्पेक्टर के पास बहुत कम कैपेसिटी है। बिल्कुल सर, आप ही की जो पिछली बार की रिपोर्ट थी उसको हमने दर्शकों तक पहुंचाया भी था। जो आपने 1500 से ज्यादा कानून बताए हैं उसमें 6600 से ज्यादा की फाइलिंग है सर जो कंपनियों को करनी पड़ती है। 6600 से ज्यादा की। अब सोचिए कि कितना उलझा हुआ है एक आम कारोबारी इन बातों में कि उसके पास अब कारोबार वो करे कि फिर ये फाइलिंग में ही उलझा रहे। तो देखिए एक और बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी डुप्लीकेट फाइलिंग्स, राइट? सो अगर आप अलग अलग श्रम कानूनों में देखेंगे तो 10 से 11 फॉर्मेट्स वेज रजिस्टर के हैं, बिल्कुल 5 से 7 फॉर्मेट अटेंडेंस रजिस्टर के हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या इनको रैशनलाइज करना चाहिए या 10 अलग अलग फॉर्मेट्स जारी रहने चाहिए? आज एक कारोबारी को 10 फॉर्मेट्स में अटेंडेंस या वेज का रजिस्टर क्यों मेंटेन करना पड़े? बिल्कुल, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है कि इस पर सरकार जरूर सकारात्मक रूप में सोचेगी। सुधीर जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क में फटाफट से लेना चाहूंगा। अब जैसे ऋषि जी ने भी बताया था कि 80% तो वो कानून है जो राज्यों के दायरे में है, 20% केंद्र के दायरे में है। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है कि अब हालांकि हम ये तो नहीं कहते कि हर कारोबार के लिए एक देश एक कानून हो जाएगा, वो ब्रैकेट्स, वो पॉकेट्स, वो हमेशा विंडोज अलग अलग बनी रहेंगी, लेकिन स्मार्टली किया जा सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। सुधीर जी? बिल्कुल नामुमकिन नहीं है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नो लीगल अप्रोच लेनी चाहिए। जैसे एक दूसरे वक्ता अभी बोल रहे थे कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है और ये होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केस में आप देखेंगे, कुछ टैक्स कानूनों को भी आप पकड़ लेंगे तो टैक्स सिस्टम जो है, टैक्स मशीनरी को डर ये लगता है कि टैक्स की चोरी हो जाएगी, और वो अगर 1% कहीं पे लीकेज है उसके लिए आप 99% लोगों को पनिश करेंगे, ये कौन सा तरीका है? तो डिजिटल करना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। जितना कॉम्प्लायंस में लेके आएंगे उतना सरलता आएगी, और बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमें रोज़गार उत्पन्न करने हैं और रोज़गार कहीं और नहीं, खेती में उत्पन्न नहीं होने वाले, ठीक है? रोज़गार और एसएमईज और स्टार्टअप के अलावा अभी कहीं कोई मौका लग नहीं रहा है कि आप रोज़गार उत्पन्न करेंगे। एसएमईज की अगर ज़िंदगी सरल बनानी है तो आपको कानून सरल करने ही पड़ेंगे। अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है 25 तक 30 तक कभी भी जाके, तो आपको कानून सरल करने पड़ेंगे। आपके पास कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत ही हाई कोलेस्ट्रॉल है रेगुलेशन में। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज जिस पर हमने आज चर्चा नहीं की, लेकिन पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी वो मेरे को बड़ा अजीब और गरीब पेन पॉइंट लगा था कि एक तो इनको सुधार करने की तो जरूरत है, लेकिन इसमें जो सुधार के चक्कर में जो कंफ्यूजन में सरकारी तंत्र रहता है ना, वो एक अलग किस्म है, वो अलग पेन पॉइंट है।
बार बार बदलाव होते रहते हैं कानूनों में, उससे हर कारोबारी परेशान है। साल भर में औसतन 3000 बदलाव होते हैं हमारे अलग अलग कानूनों में, और ये 2000 से ज्यादा वेबसाइट्स में है कि आप यहां जाइए, अब ये बदल गया, वो बदल गया। इतना कंफ्यूजन है कारोबार करने में कि ये थोड़ा सा एड्रेस करने वाले इश्यूज हैं जिस पर सरकार आई एम श्योर कि जरूर सोच रही होगी, होमवर्क जरूर कर रही होगी, और आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स भी हमें दिखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सिंह, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सर। लूना सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ऋषि अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।